इसको बदल ले आंसर, ये सही नहीं है क्योंकि इज इंश्योर्ड वाला है ना क्वेश्चन, और हम लोग का ये कैन बी इंश्योर्ड है, इसको बदलो, ओनली बता दो। इट इज इंश्योर्ड इन इंडिया बाई, दैट इज मेंटेनिंग बफर स्टॉक। किसका बफर स्टॉक है हमारे पास? ऑफ व्हीट एंड राइस, दो चीजों का ही रखा है बाई गवर्नमेंट। और दूसरी चीज बाई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। स्कीम रन बाई कौन? नेशनल फूड कारपोरेशन। कौन सा एजेंसी? एफसीआई, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया ना, दैट इज रन बाई एफसीआई, एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट। ये भी फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। मैनी स्कीम्स लाइक फूड फॉर वर्क, है ना, ऐसा कई स्कीम है। अंत्योदय योजना, देयर आर सेवरल स्कीम्स रनिंग टुवर्ड्स इट, दैट इज एन NFWP, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ऐसा चल रहा है। सो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। और चल रहा है एक, दैट इज फूड फॉर वर्क, FFW। ये तो है NFWP, और फूड फॉर वर्क अलग अलग नाम से अलग अलग स्टेट में चल रहा है। ये तो नेशनल प्रोग्राम है। Such schemes also ensure food security in India. Midday meal, अंत्योदय अन्न योजना, such schemes run by government also ensure food security. Okay. Which states are more food insecure? Second is, which are the people more prone to food insecurity? Now, SC, ST and some sections of OBC. OBC, that means other backward classes. So, who have either, that is who are landless, या जिनकी लैंड प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। ऐसा होता चला जाता है कि जब जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनकी लैंड डिस्ट्रीब्यूट होती जाती है तो बहुत थोड़ा सा लैंड बचता है, तो उससे इतना नहीं है कि दे वेल टू डू हो, तो फिर लैंड ही नहीं बची तो वो काम क्या करेंगे, और फार्मिंग ही सिर्फ उनको आती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास 1-1 एकड़ ज़मीन है, लेकिन 1 एकड़ में 3 महीने में वो 15,000 ही कमा पाते हैं। 5,000 लगाते हैं, 15,000 कमाते हैं, तो 15,000 में कैसे चल सकता है? क्या 5,000 से घर का खर्च चलेगा? 3 महीने में उनको 10,000 का प्रॉफिट है, दे कैन नॉट रन। तो इसलिए वो रेहड़ी पटरी लगाएंगे, मूंगफली का शॉप लगाएंगे, तो बीच का जो समय बचता है वो सीजनल लेबर है, और जिस समय बस खेती होती तभी गांव जाते हैं, ऐसा करते हैं।
those some sections of OBC who are landless or very small area of land, बहुत थोड़ा सा, whose land productivity is very less, who are landless, ये अलग चीज है, ओबीसी से लेना देना नहीं है, जो लैंडलेस लेबर है ये अलग चीज है, who are landless, जिनके पास जमीन नहीं है, लैंडलेस लेबर, और स्मॉल प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, तो भी वो गरीब होंगे। नेक्स्ट इज people affected by natural disaster who migrate to some other area, ऐसा भी हो सकता है कहीं अर्थक्वेक आ गया, कुछ आ गया, तो फिर उनको जाना पड़ा छोड़कर। जो माइग्रेटरी लोग हैं वो भी फूड इनसिक्योर होंगे। दैट इज प्रेग्नेंट वुमेन एंड नर्सिंग मदर्स, जो बच्चों का ध्यान देती हैं, नर्सिंग मदर्स, तो उनको बहुत पोषण चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो नर्सिंग मदर का मतलब समझते हो, जो बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, तो अगर उन्होंने ठीक तरीके से पोषण नहीं लिया तो बच्चा माल न्यूट्रिशन हो जाए, उसको 10 तरीके की बीमारी लग जाएगी। तो उनको खुद भी अच्छा खाना है, तभी तो बच्चे को अच्छा खिला पिला पाएंगी। प्रेग्नेंट लेडी को भी अच्छा खाना है, अगर वो नहीं खाएगी तो उसके मदर्स वॉर्म में पलने वाला बच्चा माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएगा और सही तरीके से डिलीवरी नहीं हो पाएगी। प्रेग्नेंट वुमेन एंड नर्सिंग वुमेन मतलब समझते हो, बच्चे को पालने वाली माँ को नर्सिंग वुमेन कहा जाएगा। एंड नर्सिंग वुमेन, दीज आर, एंड इसके अलावा चिल्ड्रेन बिलो 5 years, चिल्ड्रेन बिलो 5 years को सिर्फ ग्रेनरी से नहीं चला जा सकता क्योंकि उनकी ग्रोथ बहुत रैपिड है, उनको प्रोटीन सप्लीमेंट चाहिए, तो कई और चीजें चाहिए। अगर वो आप उनको नहीं दे सकते, मिल्क नहीं दोगे, न्यूट्रिशन नहीं दोगे, तो क्या होगा, वो माल न्यूट्रिशन का शिकार होता है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन who may be food insecure, which states are more food insecure in India? ये हम लोगों ने कर लिया है। दैट इज वेस्टर्न यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में भी आपको रेन शेडो एरिया तो पता ही है, मुंबई के उस साइड नासिक हो गया, पुणे हो गया, वहाँ बारिश नहीं होती, वहाँ लोग फूड इनसिक्योर है, भूखमरी से मर जाते हैं, सुसाइड कर लेंगे या भूखमरी से मर जाएंगे। तो कौन कौन से हो गए एक बार इंद्रजीत बोलो जरा, 5-6 स्टेट। सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी, दिस इज कवर्ड। नेक्स्ट, do you believe that green revolution has made India self-sufficient in food grains?
Green Revolution has played a significant role in making India self-sufficient. Revolution in late 1960, 1960 के लास्ट 2-3 महीनों में ही चला गया था, लेट 1960 इंट्रोड्यूस्ड, उस समय हम फेमाइन से गुजर रहे थे, Indian farmer to cultivate of wheat and rice using high yielding variety seeds. It was started in late 1960 and promoted farmers, यानी उनको मोटिवेट किया या इंस्पायर्ड फार्मर्स टू ग्रो wheat and rice by high yielding variety seeds. तो इससे फायदा क्या हुआ होगा, क्या इसने इंडिया को बनाया? HYV seeds has given or produced greater amount of grains from single plant. ये तो पहला पॉइंट हो गया. नाउ HYV high yielding variety seeds has produced much amount of grains by single plants. Compared to earlier, पहले जितना हमको अनाज मिलता था उससे बहुत ज्यादा अनाज अब मिलने लगा. जब हम सीड अच्छा लगाएंगे तो उससे अनाज अच्छा मिलेगा. तीसरी चीज, इम्प्रूव्ड इरिगेशन फैसिलिटीज. फर्टिलाइजर ऑन सब्सिडी रेट, यानी फर्टिलाइजर भी दिए गए सब्सिडी पर. सिर्फ यही नहीं दिया उन लोगों को HYV सीड्स, उनको सब्सिडी पर फर्टिलाइजर जो 200 रुपए की बोरी थी वो 60 रुपीज की दी जाने लगी. तो फर्टिलाइजर ऑन सब्सिडी रेट. यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स. These all contributed towards larger agricultural produce. From above, it is clear that Green Revolution helped a lot in food security of India. Fifth question. A section of people in India are still without food. Comment on it.
The reasons are following. जो क्वेश्चन पूछा गया है, that is the reason for above are following. A section of people in India are landless and unemployed. They have barely any income. उनके पास हार्डली कोई इनकम सोर्स है. सो दीज आर फूड इनसिक्योर. लैंडलेस भी हैं और काम भी ना मिला तो क्या करेंगे? सो ऐसे केस में these people have barely का मतलब है hardly any income. इसका कोई इनकम सोर्स नहीं है. So unable to purchase food. In rural area, there is only seasonal employment. सीजनल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जब कटाई की होती है, हार्वेस्टिंग, तो लोगों को बुला लिया जाता है. ऐसे में भी आपने पालमपुर में देखा होगा, चार काटने के लिए तैयार है तो एक की जरूरत है, तो वो लो पेड है. उसका फायदा उठाते हैं जो मनी लेंडर्स हैं, ये बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, वो फिर कम पैसे में उनसे हार्वेस्टिंग कराते हैं. देखा था कि नहीं? तो वहां पर सिर्फ सीजनल एम्प्लॉयमेंट है. कब कब एम्प्लॉयमेंट होगा? ड्यूरिंग सोइंग ऑफ सीड्स एंड ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग. एट ऑफ सीजन में दीज पीपल बिकम फूड इनसिक्योर. जब इनको काम नहीं मिलेगा गांव में तो क्या करेंगे? फूड इनसिक्योर हो जाएंगे. ड्यूरिंग sowing of seeds and harvesting, दो टाइम है. तो ड्यूरिंग ऑफ सीजन क्या होता होगा जब इनको काम नहीं मिलता होगा? These become food insecure. In urban areas, casual labor, जो रोज का काम करते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनको कैजुअल लेबर कहा जाता है. और वर्कर्स वर्किंग ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स. कैजुअल लेबर क्या है? जो जिनको आप ले जा सकते हो घर के काम के लिए, रोज 800 रुपए दो, एक दिन काम कराओ, वही चीज है. वर्किंग ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स, दिहाड़ी के मजदूर जिनको कहा जाता है. तो बिकम जॉबलेस ड्यूरिंग रेनी सीजन. बारिश में तो कोई घर बनवाएगा नहीं, इसलिए these are food insecure during that period. What happens to supply of food when there is disaster or calamity? जब कोई आपदा आती है तो क्या होता होगा? क्या फूड सिक्योरिटी का क्या होता होगा? मान ली कैलेमिटी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तो क्या होता होगा? सो व्हाट हैपेंस टू सप्लाई ऑफ फूड व्हेन देयर इज डिजास्टर?
कभी कभी तो फ्लड भी आ जाता है, तो क्या फूड तब दिया जा सकता है? तब पीडीएस कैसे काम करता होगा? When there is disaster और कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में कैसे फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जाती है? नाउ ड्यूरिंग डिजास्टर या कैलेमिटी, कैलेमिटी नेचुरल हो सकती है या मैन मेड, जैसे भोपाल गैस कांड हो गया तो मैन मेड भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है, नेचुरल डिजास्टर भी हो सकते हैं, मैन मेड डिजास्टर भी हो सकते हैं। देयर इज द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन decreases, so there is shortage of food grain. उस समय अनाज की कमी हो जाएगी। कहां पर? इन अफेक्टेड एरिया, जहां पर ये चीज आई है तो वहां पर अफेक्टेड एरिया, फ्लड ही आ गया तो सारी ऊपर की जमीन जो भी थी फर्टाइल सॉइल वॉश आउट हो गई, सारी बह गई, तो अब जो बची है नीचे की उसमें कुछ उगेगा नहीं जब तक आप कुछ डालोगे नहीं न्यूट्रिएंट्स। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ प्राइस, ये तो हो गया भाई, शॉर्टेज हो गई, उसकी वजह से क्या होगा? ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड प्राइजेस गो अप, अब महंगी चीज हो जाएगी। जहां पर कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा? चीजें महंगी मिलेगी। तो ड्यू टू shortage of food, prices go up. Some people cannot afford to buy it, फिर वो उतनी महंगी कीमत पर उसे खरीद भी नहीं पाएंगे। पीपल बिकम जॉबलेस ड्यूरिंग डिजास्टर, क्या होगा? लोगों का जॉब भी चला जाएगा। सो दिस स्कैर्सिटी मोर डिपेंड्स, और खतरा हो जाएगा भाई, कुछ कैजुअल लेबर है, कुछ कहीं कोई ऑफिस नहीं जा पा रहा, किसी की फैक्ट्री बर्बाद हो गई, गिर गई, सारा बह गई, ऐसा कुछ अगर हो जाता है तो मैनी पीपल बिकम जॉबलेस, सो दिस सिचुएशन बिकम्स मोर सीवियर। दिस सिचुएशन वर्सन, और खराब हो जाएगी। नाउ इफ डिजास्टर happens in a very widespread area or stretched over long period of time, then it may create starvation, फिर भुखमरी हो जाएगी। लंबे समय तक चलती है, बहुत बड़े क्षेत्र में है, छोटा मोटा लोकलाइज एक दो डिस्ट्रिक्ट में तब तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम से गवर्नमेंट कर देगी, बहुत बड़े बड़े स्टेट में तो गवर्नमेंट कहां तक करेगी? इफ इट हैपेंस over large area or for a longer period of time, it may lead to starvation. तो भुखमरी हो जाएगी। डिफरेंस, हाँ सर वो 6th वाले के 3rd पॉइंट में सिचुएशन के बाद क्या लिखा है? वर्सन, सिचुएशन खराब हो जाए, बिकम वर्स, है ना? सीजनल हंगर एंड क्रॉनिक हंगर में क्या डिफरेंस है?
सीजनल हंगर क्या होती है एंड क्रॉनिक हंगर, देखिए जरा इनके बीच का डिफरेंस। सीजनल हंगर इज साइकिल ऑफ फूड growing, so it happens when persons depend for income on agricultural industry या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जिनकी इनकम इस पर आधारित है। तो ये क्या होगा सीजनल हंगर? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ sowing and harvesting, they have source of income. Otherwise have no income, no job, so no income, उनको कोई इनकम ही नहीं होगी। And in similar manner casual labor of urban area city में ड्यूरिंग रेनी सीजन, रेनी सीजन में क्या होगा? may suffer from seasonal hungerness. इसको कहते हैं मौसमी भूखमरी। मौसम बदला तो कुछ अवधि के लिए उनके पास खाने को कुछ नहीं। Now, it may extend at most for 1 year. अगर 1 साल के लिए हो सकती है सीजन, फिर उसके बाद आ गया पैसा ठीक है, अदरवाइज 2-3 महीने के लिए होती है। इट मे अकर फॉर 2-3 months और एट मोस्ट फॉर 1 year. क्रॉनिक हंगरनेस क्या है? If a person does not afford all nutritional elements in his or her diet, then ये किसकी वजह से होगा? ड्यू टू लो इनकम और इनएडिक्वेट मनी। उसके पास या तो पैसा ना हो या इनकम ही कम हो। ठीक है? Then that person is called chronic hunger. पूरी जिंदगी उसने रोटी प्याज खा के गुजार दी, उसको घी मिला नहीं, तेल मिला नहीं, दूध मिला नहीं, दाल मिली नहीं, न प्रोटीन मिला न दूध मिला, तो उसको उसका इम्यून सिस्टम क्या काम करेगा? कुछ काम थोड़ी ना करेगा। और क्रॉनिक है। What has government done to provide food security to poor? Discuss any 2 schemes launched by government. So, what has government done
टू प्रोवाइड, वास्तव में ये जो पहला क्वेश्चन है ये उसी का आंसर है। गवर्नमेंट ने क्या किया, फूड पीडीएस स्कीम चलाई, और क्या क्या, अंत्योदय अन्न योजना चलाई, फूड फॉर वर्क स्कीम, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम चलाया, NFWP चलाया, और क्या चलाया, मिड डे मील चलाया। यही सब होगा कि नहीं, और बफर स्टॉक मेंटेन किया, यही सारी चीज हो गई। डन टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू पुअर, फूड टू पुअर। डिस्कस एनी टू स्कीम, तो अब हमें डिस्कस करना पड़ेगा। नंबर 1, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ज्यादा लिखना पड़ेगा, दैट इज नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, NFWP, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। अर्पित, ये किस ईयर में शुरू हुई होगी? 2004 में कि 5? ओके, नाउ it is started on 14th November 2004. It has started on 14th November 2004 in 150 most backward districts. Program was open to all rural people who are in need of manual unskilled work, जो आए काम करे खाना ले जाए, पैसे की बात नहीं, खाने मिलेगा, ग्रेन्स मिल रहा है। So it was open in rural area for all unskilled manual laborers, जो हाथ का काम जानते हैं, मेहनत का, उनके लिए ओपन थी। सो इट इज 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। जैसे मनरेगा में 50% स्टेट देती है, 50% सेंटर देता है, लेकिन इसमें सारा पैसा कौन देता है? सेंट्रल देता है। So it was open to all rural people who are willing to do manual and skilled work. अंत्योदय अन्न योजना क्या है? अंतिम व्यक्ति का उदय हो जाए, ऐसी अन्न योजना। दैट इज, इसको आय भी कहते हैं। नाउ इट वाज लॉन्च्ड in December 2000 पे लॉन्च हुई। In this 1 crore of poorest among BPL families, 1 crore द पुअरेस्ट, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उनमें भी जो 1 करोड़ बिलो पुअर, वैसे तो 12 करोड़ 12.9 लिखाया था, लेकिन उनमें से भी जो 1 करोड़ और सबसे गरीब, 1 करोड़ पुअरेस्ट अमंग
BPL family. That is below poverty line. पलक लिखा हुआ है क्या आपके पास? बिलो पॉवर्टी लाइन, तो थोड़ा बताओ इसके बारे में. The quantity of food grains was enhanced from 25 to 35 kgs with effective from April 2002. With effect from 2002 से किया. Now, अब इसमें क्या हुआ कि 1 करोड़ लोगों को क्या किया गया? 1 करोड़ कवर्ड बाई 1 crore of the poorest family by PDS scheme. इनको PDS स्कीम में क्या दिया गया? Were distributed at very high subsidized rate. उनको 2 रुपए किलो का वीट और 3 किलो रुपए का चावल दिया गया. ये बहुत सही बता रहे हैं. 25 kilograms of food grains made available for each eligible family. भाई 25 किलोग्राम वो जो लेना चाहे. अगर वो चावल लेना चाहे तो चावल ले लें. ग्रेन्स वर मेड अवेलेबल. अंडर वेरी हाई. एक होता है पीडीएस सिस्टम, गवर्नमेंट का कंट्रोल रेट कम होता है. कंट्रोल रेट फिर भी 20 रुपए किलो है, लेकिन ये तो 2 रुपए में ही देना शुरू कर दिया, 3 रुपए में. तुमको गेहूं लेना है, चावल या पर फैमिली, 25 किलो पर हेड नहीं. ठीक है. ग्रेन्स वर मेड अवेलेबल अंडर पर फैमिली लिख लीजिए, पर फैमिली अंडर वेरी हाई सब्सिडाइज रेट. For example, 2 rupee kg wheat and 3 rupee kg rice. It was increased up to 35 kg, जैसा कि पलक ने बताया in 2002. ये 25 किलो था, लेकिन 2 साल बाद इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 35 किलो. So it was increased up to. आपको जो लेना है गेहूं चावल, साउथ वाले चावल ले लें, नॉर्थ वाले गेहूं ले लें. It was increased up to 35 kg from April 2002. The scheme expanded twice by additionally 50 lakh BPL families in June and in August. Now, with this increase 2 crore families. एक बार 50 लाख लोग जून 2003 में जोड़े गए, फिर इसके बाद अगस्त 2004 में और 50 लाख लोग जोड़े गए. अभी 2 करोड़ लोग इस स्कीम के अंदर में इस सिस्टम का लाभ उठा रहे हैं. पहले 1 करोड़ से शुरू हुई थी, 50 लाख जोड़े गए अप्रैल 2003 में, फिर अगस्त 2004 में और 50 लाख जोड़ दिए. 2 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है. सो इसका लोग लाभ उठा रहे हैं. सो नाउ 50 lakh additional members of BPL family in कब किया गया? जून 2003. जून 2003 and 50 lakh more in August 2004 were added. ठीक है. Now 2 crore peoples are taking benefit of this scheme.
why buffer stock created by government? करेक्ट। जैसा कि पलक ने बताया, why is buffer stock created by government? लिखिए। सो इसके 3 रीजंस हैं। It is the holding of food grains like wheat and rice by FCI. So government purchases food grains like wheat and rice. Wheat and rice ही खरीदती है, ज्यादा नहीं खरीदती है। From farmers at MSP, minimum support price, at MSP, and store it in granaries through FCI, Food Corporation of India सारा काम करेगा, and store it in ग्रेनरीज में रखेगी, अनाज के गोदाम में। थ्रू FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको एक साथ ही लिख लेंगे, ये भी लिखेंगे। This stock is created by government to distribute the grains in case of natural calamity और emergency। ये क्यों रखा जाता है? ये सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि कभी कोई इमरजेंसी हो तो डिस्ट्रीब्यूट की जा सके। ठीक है। So this buffer stock is created by गवर्नमेंट। बफर का मतलब एक एक्स्ट्रा शील्ड, जैसे आप अपने ऊपर एक और कोई कवच लगा लें, तो कोई मारेगा तो चोट कवच को लगेगी ना, आपको तो नहीं लगेगी। ढाल एक बफर है। आप एक गेट लगाएं फिर एक दूसरा गेट लगाएं, तो जो पहला गेट है वो बफर है, सीधा कोई नहीं आ पाएगा। बफरिंग का क्या मतलब होता है कि अभी हो रहा है, जब पूरा हो जाएगा तब देंगे। आ तो रहा है नेट वहां से, लेकिन अभी बफर कर रहा है, ठीक से आ जाए। ऐसे तो नहीं होगी कि रुक रुक के वीडियो दिया जाए, ऐसे 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 आ रहा है तो आपको देखने में भी अच्छा नहीं लगे। थोड़ा बफर हो जाए फिर आपको दे दें, फिर आ जाते थे। बफरिंग, तो बफरिंग का मतलब है इमरजेंसी में। सो बफर स्टॉक इज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट इन डेफिसिट एरिया, या तो डेफिसिट एरिया जहां पर कोई है ही नहीं, इमरजेंसी है, और एरिया अफेक्टेड बाय कैलेमिटी, और एरियाज अफेक्टेड बाय डिजास्टर। इसलिए भी ये करती है। इट ऑल्सो हेल्प्स गवर्नमेंट to take appropriate actions under adverse climatic condition. It makes government to operate। अगर एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन होगी तो जनता सड़कों पर निकल आएगी, अनाज नहीं मिले सब सड़क पे आंदोलन करने लगेंगे। तो इसलिए अगर एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन है, सो इट मेक्स गवर्नमेंट टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। सो under adverse climatic condition
गवर्नमेंट में टेक appropriate action to counter the situation. So buffer stock is necessary. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इन सबके नोट लिखने हैं। FCI purchases wheat and grain from farmers if there is surplus production. देखिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है सरप्लस प्रोडक्शन? अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो जनता हाथों हाथ देगी। मान लीजिए अगर प्रोडक्शन हो गया कम और गवर्नमेंट ने 21 रुपीज रखा है और थोड़ा थोड़ा ही गेहूं उग पाया, तो जनता क्या करेगी? 25 रुपए 40 रुपए गेहूं चल रहा है, गवर्नमेंट तो 21 रुपए का रेट रखती है, 40 रुपए है। अभी जहां पर भी देखो 35 रुपए 40 रुपए गेहूं का रेट, ठीक है। तो लोग चीज कम हो गई है तो कोई क्यों जाएगा सरकार के पास भेजने? जाएगा क्या? 21 रुपए में बेचेगा क्या? वहां जनता मांग रही है कि हमें दे दो, हमें दे दो। कितना लोगे? लाओ हमें दो, तो कोई जाएगा। लेकिन सरप्लस होने पर कोई खरीदता नहीं है, कहता है कि ठीक है 10 रुपए में दोगे तो दो, नहीं तो जाओ दूसरा खड़ा है, ऐसा बोलता है कि नहीं? सो इफ देयर इज लेस प्रोडक्शन देन थिंग्स आर सोल्ड हैंड टू हैंड। इफ देयर इज सरप्लस प्रोडक्शन nobody is ready to purchase it. ऐसे में तुम्हारा गेहूं खराब हो सकता है, बारिश हो सकती है, ओपन में पड़ा रहने से उसकी क्वालिटी डाउनग्रेड हो सकती है, तो तुम क्या करोगे? एमएसपी पर कर दोगे। नाउ गवर्नमेंट परचेजेस इट एट प्री अनाउंस्ड रेट। वो पहले से बता देगी 21 रुपए में लेंगे, उगाना है तो उगा लो, जिसको उगाना होगा। 1 किलो गेहूं उगाने का 12 रुपए लगता है और 3 महीने में गेहूं उगाता है। तुम्हारे 12 रुपए के 21 रुपए में क्या बुरा है? 12 रुपए, इतना तो बैंक भी ब्याज नहीं देता है। क्या 2 महीने बढ़ा के 21 कर देगा 20 में? तो किसानी बहुत अच्छा है। मैं बता रहा हूँ 5,000 रुपए लगाओ, 3 महीने में 15,000, 3 महीने में 3 गुना, डबल तो हो ही गया। 5,000 3 गुना हो गया, 5,000 अपना निकालिए, 10,000 का फिर भी फायदा। तो जो कर रहे हैं, हाउ एवर देयर इज लेस लैंड होल्डिंग, दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। किसानी खराब काम नहीं है, इट इज वेरी रिच एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस। However, you should have surplus land holding. जो पालमपुर के अमीर किसान है वो अमीर इसीलिए हो रहे हैं कि 3 महीने में चीज का ट्रिपल कर ले रहे हैं, 5,000 का 15,000। बीज लगाते हैं, चीज उगा देते हैं, है बात कि नहीं? और जिसके पास जमीन ही नहीं वो क्या करेगा? ये तो इसलिए there is surplus production. FCI purchases wheat and grain from farmer if there is surplus production at pre-announced rate. अब किसान लोग एमएसपी मांग रहे हैं सभी फसलों पर, लेकिन सभी फसलों पे एमएसपी लेके करेंगे क्या? गवर्नमेंट तो गेहूं और चावल ही खरीद रही है, तुमको सभी पे एमएसपी दे दिया, गवर्नमेंट लेगी नहीं। गवर्नमेंट लेके सड़ाएगी थोड़ी वो चीज, जब कोई लेगा नहीं तो गवर्नमेंट तो सिर्फ चावल और गेहूं ही बांटती है। एमएसपी दे के भी क्या होगा? वो आपसे लेने तो वाली नहीं गवर्नमेंट, तो उससे कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पास जमीन कम है, इसीलिए यही सबसे बड़ी समस्या है। एक किसान के 4 बच्चे हो गए तो वो सारी जमीन बट गई, तो क्या होगा?
अल्टीमेटली यही हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन ना. इट इज MSP. It is declared by government every year before production season, before starting. हर साल नई MSP निकाली जाती है. It is declared by government. Every year before स्टार्टिंग ऑफ सीजन. ये आप लिख लो बिफोर सोइंग सीजन. सोइंग सीजन से पहले ही बता देती है ये इसका इतना लेंगे, इसका इतना लेंगे. बफर स्टॉक क्या है? स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट kept in reserve by government. It includes wheat and rice to counter adverse condition. It is maintained by FCI, which is a branch of government. FCI में सरकारी नौकरी वाले लोग होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहते हैं. इशू प्राइस क्या होता है? पलक, इशू प्राइस क्या है? The minimum price rate in which government gives food grains to poor people. देखिए, that is गवर्नमेंट. सही बताया आपने. गवर्नमेंट sells grains to poor people of affected area. कहीं पर कोई affected area हो जाए by disaster lower than the market rate. मार्केट रेट से भी कम रेट पर दे दी. कई बार जब प्याज 100 रुपए किलो था तो गवर्नमेंट अपने ट्रक भिजवा के 20 रुपए किलो बेचती थी. गवर्नमेंट के ट्रक रहते, ऐसा भी होता है. इशू प्राइस है ना. ऐसा राज्य सरकारें भी किया करती है. ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? एट लोअर रेट देन द मार्केट रेट. It is called issue price. क्योंकि चीजों की समस्या हो जाती है. आपने देखा कि कहीं कुछ हुआ तो क्या होगा, चीजें कम है तो लोग हाई रेट पे बेचने लगेंगे. वही चीज, वही मिल्क जो आपको कम पैसे में मिलता है वो 3 गुना रेट पे मिलेगा, फ्लड में मिलेगा ही नहीं. तो ऐसे में गवर्नमेंट अगर थोड़े कम रेट पे दे तो सब लोग ले लें. जब केदारनाथ में वो बाढ़ आई थी ना, एक बार आप लोगों को पता होगा, तो एक टाइम का भोजन 3,500 तक का, एक समय के खाने का. और उसमें भी आपकी डिमांड नहीं होगी, वो जो खिलाएगा बस पेट भर के खिलाएगा. 3,500 में जो देता जाए तुम जितना खा सको, लेकिन वो देगा जो उसे देना. वो रोटी सब्जी दे, कुछ भी दे, जो अवेलेबल वही देगा. वो घर घर वालों ने खूब कमाया, होटल नहीं, घर वालों ने कमाया. जो जहां फंसा है पैसा दो. बहुत लोग फायदा उठाते हैं. 300-300 रुपए की बिस्लेरी बिकी, एक बोतल पानी की कीमत 300 रुपए. सब खाली कर दो, पैसा जो लाए.
फेयर प्राइस शॉप, now there are ration shops which sell sugar, kerosene oil, food grains, at price lower than market price. ठीक है, these are government sponsored shop. देखो ये तो ऐसी शॉप्स हैं जो राशन स्टोर है, राशन की दुकान होती है ना, कई कई सालों चलती रहती है, लेकिन जो इशू प्राइस है, जैसे कहीं कुछ आया, बाढ़ आई, कैलेमिटी आई, तो वहाँ गवर्नमेंट अपने ट्रक भेजेगी, वहाँ पर एक रेट लगा देगी, आप ले सकते हो। ये टेम्परेरी दुकान है, इशू प्राइस भेज देगी। 100 रुपये किलो प्याज बिक रहा है तो 20 रुपये किलो अपना लगा के भेज देगी। लेकिन ये परमानेंट दुकानें होती हैं, इसका लाइसेंस मिलता है, लाइसेंस आपको मिला है तो चलाते रहो। क्वेश्चन नंबर 11 तो देखो, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ राशन शॉप? सो PDS dealers sometimes they do malpractice. जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डीलर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? आर लाइसेंस होल्डर, ये लाइसेंस होल्डर्स होते हैं। हाँ बोलो बेटा। हाँ बोलिए इमरान। ठीक है, इसमें क्या क्या आइटम है? एक तो वो हो गया, और भी कुछ आया क्या? हाँ, ये लाइसेंस होल्डर्स हैं, ये दे डू माल प्रैक्टिस, दे डाइवर्ट गुड ग्रेन्स टू मार्केट एंड पुअर क्वालिटी ग्रेन्स दे परचेज। अच्छी चीज वहां बेच दी मार्केट में, गवर्नमेंट ने तो अच्छा बेचा था। गवर्नमेंट जब किसी से खरीदती है एमएसपी पे तो क्या खराब घटिया गेहूं खरीदेगी? वही तो बेच रही है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, बाजार में जाके बेच देंगे अच्छा गेहूं, और वहां से 2 रुपए 3 रुपए किलो का घटिया गेहूं जो कोई ना खा रहा हो, वो ला के लोगों को बांट देंगे। इनको फायदा हुआ कि नहीं? 20 रुपए का 21 रुपए का यहाँ से लिया, बाजार में 40 रुपए में बेच दिया, वहां 40 का बिका और 3 रुपए का यहाँ ला के, कितना फर्क आ गया? 37%। तो जिसकी राशन शॉप है ना, माँ बाप अपनी लड़की देने को तैयार है, राशन शॉप है, मेरी बिटिया से शादी कर लो, मेरी ये हाल है। क्योंकि सबको मालूम है वो माल प्रैक्टिस करेगा ही, वो काला बाजारी नहीं करेगा क्या, वो उसी से कमाएगा। ये चीज वैसे 21 अगर गवर्नमेंट का है तो 2 रुपए पर केजी में मिलता है, लेकिन 2 रुपए केजी में वो क्यों लेगा जब उसको इतना ऑप्शन मिल रहा है? और कौन देखने जा रहा है? ऐसा करके अगर उसके यहाँ 50 लोग राशन होल्डर्स हैं तो वो दिखाएगा हमारा पूरा मोहल्ला हमसे ले रहा है, 50 नहीं 500 ले रहे हैं। गवर्नमेंट से कहेगा 500 लोगों का राशन भेजो, 50 का क्यों भेज रहे हो? तो आधे तो उसमें ऐसे नाम है जो वास्तव में दुनिया में है ही नहीं, आधे से ज्यादा 8-10 गुने। वो अपने आप साइन करता रहेगा दिन भर, मुन्ना देवी, ये सुमन देवी सब पूरा साइन कर डाले, और पता चला कि कुछ कोई नहीं है उसमें, कोई जेन्युइन है, पूरे दिन खाली बैठा रहता है, कोई लेने ही नहीं आता।
घटिया चीज कोई लेने आएगा? बस वो पड़ा रहेगा, वो ऐसी चीज दिखाएगा कहेगा ये गेहूँ, लोग कहेंगे नहीं लेंगे, सबको चले जाएंगे, जो है नहीं वो भी नहीं लेंगे, बस राशन कार्ड रखेंगे और सबका साइन मार देगा। तो यही सिस्टम है। चंद्रबाबू नायडू ने इस करप्ट सिस्टम को ठीक किया, उसके लिए उन्हें एक अच्छा चीफ मिनिस्टर कहा। उनकी पीडीएस सिस्टम जो स्कीम है आंध्र प्रदेश की, वो सच में अच्छी चल रही है। वहाँ पीडीएस में लोग पीडीएस से लेते हैं सामान, सबसे बड़ी चीज है पीडीएस में जाए लेने, यही तो सबसे बड़ी चीज है। तो कोई लेने ही ना जाए, हर आदमी वहाँ पीडीएस से ही सामान ले रहा है, इतनी अच्छी स्कीम। हेलो हेलो, now this is, they are doing, these persons, हेलो, हाँ हाँ बोलिए। गेट पे किया, ऊपर की रेलिंग है और वो जो और एक ऊपर में भी तो है छज्जे पे, और एक बार बाहर से देखो, बाहर में भी कुछ 2-4 जगह हैं, टेंट है, जरा एक बार देखिए। अच्छा, अभी रुको 10 मिनट रुकिए, मैं पहुंच रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लो, फिर इसके बाद हमें जानना है। ठीक है ना, these persons are, ये क्या करते हैं बताइए? These are doing माल प्रैक्टिस। माल प्रैक्टिस का क्या मतलब है? नाउ कुछ गड़बड़ी करते हैं। They sell good grains, वो गुड ग्रेन्स कहाँ भेज देते हैं? ग्रेन्स या डाइवर्ट लिखो, they divert good grains to market and sell it at higher price, while purchase, और क्या कर लेते हैं? लो क्वालिटी ग्रेन्स, लो क्वालिटी ग्रेन्स वहां से ले आए, ठीक है, फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो क्लाइमेट वाला चैप्टर, उसको आपको खुद ही तैयार करना, हमने एक बार तो बता दिया है, क्वेश्चन आंसर तैयार करना, फिर किसी दिन बीच में कराना। मैथ कल से शुरू करें। नाउ अब देखो दूसरा क्या है? they endorse name of बोगस जानते हो? बोगस राशन होल्डर, फर्जी, है ना, जैसे बोगस वोटिंग नहीं होती है, तो इसका मतलब है या फेक राशन होल्डर, फेक लिख देना। टू इंक्रीज देयर इनकम, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, ये चीज कहलाती है कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कि ज्यादा स्टॉक रख लिया, जब महंगा हुआ तो बेचा। देयर आर मेनी थिंग्स। सर एंडोर्स का क्या मतलब होता है? अंकित कर लेते हैं, दे एंडोर्स नेम, अपने रजिस्टर में उनके नाम एंडोर्स कर लेंगे कि इतने इतने हो गए राशन होल्डर्स, और जबकि वो होते ही नहीं है। पुराने जो हैं चले गए, उनके भी काटते नहीं है, वो भी रहते ही हैं, उनके नाम पे भी राशन लेते रहते हैं, मर गया तो भी राशन लिया ही जा रहा है। इसके अलावा क्या होता है? when the grain piles up and rotten, जब कोई लेगा ही नहीं तो सड़ ही जाएगा। अल्टीमेटली दे हैंड ओवर इट टू गवर्नमेंट, इतने लोगों ने लिया नहीं, ले लो, वो सड़ा हुआ अनाज गवर्नमेंट को दे देंगे, जबकि गवर्नमेंट ने तो उनको अच्छा भेजा था। तो हाँ सर आप ये क्वेश्चन के आंसर को
That is PDS dealers are license holders. ये लाइसेंस होल्डर्स होते हैं, ठीक है. एंड nobody wants to purchase the poor grade grains. Nobody. So this system often fails. कोई लेना ही नहीं चाहेगा. Nobody wants to purchase these low quality grains. So PDS system often fails. रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन प्रोवाइडिंग, ये करा देंगे, क्वेश्चन बताओ, बड़ी कराएंगे. कल मैथ्स की क्लास होगी, कल आपका जो टाइम है उसी टाइम पे क्लास होगी.